हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है 2023 का पेपर सोल्यूशन यहाँ सेक्शन बी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मैं फुल डिटेल में सोल्यूशन दूंगा ओनली सेक्शन बी का। एक एक सेक्शन का हम सोल्यूशन देंगे आपको। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो ज़रूर आप कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 19 देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दे रखी है अल्फा पार्टिकल की इनटू अ रीजन विद अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्रोजेक्टेड किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर क्यू वी वी साइन थीटा फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये सारे वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में दे रखा। आई कैप यानी एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की, और आई और जे डायरेक्शन में क्या है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन आई जे के रीजन में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पार्टिकल का। आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली एंड चार्ज टू मास रेशियो द अल्फा पार्टिकल, है ना। यहाँ पे दे रखा है चार्ज टू मास रेशियो यानी क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलॉम पर केजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दे क्या रखा है, ये क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है। चार्ज टू मास रेशियो है, क्यू बाई एम की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलॉम पर केजी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं थीटा 90 ले लूँ और वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो थीटा से कोई मतलब ही नहीं। मैं इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा V क्रॉस बी, क्योंकि चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वी वी साइन थीटा सॉल्व करेंगे वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी मतलब वी वी साइन थीटा, तो क्यू वी साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हमारे पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये है आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 3 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है, ये हो गया आई कैप। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं, तो इसको मैंने एक स्मॉल ब्रैकेट में लिया और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे 0.4 आई कैप और प्लस का 0.3 जे कैप। ठीक है, इतना न्यूटन है और ये ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि आई डॉट आई यानी साइन आई डॉट आई मतलब 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, तो सिर्फ जे के साथ। आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जे वाला ही टर्म हमको मिलेगा और हमें पता है बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 यानी 0.9 इंटू 10 की पावर 5, 0.9 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है, 0.9 इंटू 10 की पावर 5 के कैप। यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ गई किधर आ गई, के कैप यानी कि के डायरेक्शन में आ गई। क्लियर है। अब हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है भाई, एम ए होता है और यहाँ पे Q तो हमें दे ही रखा है। तो बच्चों F इक्वल टू एम ए होता है और यहाँ पे हो गया Q और ये वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई बाई 0.9 इंटू 10 की पावर 5 के कैप, इतना न्यूटन। और हमें यहाँ पे आपको बताया था क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार बनाया और फिर मैं कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, क्यू बाई एम इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। और क्यू बाई एम की वैल्यू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 7। तो 4.8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आने वाली है 0.9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.32 इंटू 10 की पावर 12
kg/m², ठीक है, kg/, सॉरी फोर्स नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, तो मीटर/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे के कैप था, तो के कैप ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। तो इतना मीटर/2 होगा, 4.3 × 10⁻12, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ध्यान से इसको समझेंगे बच्चों। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके 2023-24 4-5 साल की क्वेश्चंस हम करेंगे, हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे। Consider an induced magnetic field due to a changing electric field, an induced electric field due to a changing magnetic field, which one is more easily observed? Justify your answer। इसका आंसर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। देखिए इसका आंसर ये होगा कि induced electric field due to a changing magnetic field is easily observed, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना सकते हैं, जो कि आपका जनरेटर की पद्धति है। बाय वेरियस, क्यों, इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस वेज, लाइक द रोटेटिंग मूविंग coil in the magnetic field, changing the shape of the coil in the magnetic field, bringing bar magnet near a coil, ठीक है। तो consider induced magnetic field due to a changing electric field and induced electric field due to a changing magnetic field, induced magnetic field due to a changing electric field and induced electric field due to a changing magnetic field। तो दूसरा वाला जो लिख रखा है induced electric field हम बना पाएंगे किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, और ये इजीली होगा, ये हमारे लिए बनाना आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द प्रोवोकेशन ऑफ द प्लेन वेव रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस separating a media, also verify the Snell's law of refraction। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन को मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन इस बार आएगा ही। हाइगन्स प्रिंसिपल लिखना और उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए, इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई, आईएससी का मैं तो 200% गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन यही वाले आना है, और सीबीएसई बोर्ड का 100% गारंटी लेता हूँ कि आएगा। वाई इज़ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रिफर्ड ओवर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? जस्टिफाई योर आंसर। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मॉडर्न टेलीस्कोप है, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, कुछ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, इसमें हमारी इमेज बहुत क्लियर बनती है, ऑप्टिकल एबर्शन कम होता है, और इस समय जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप करते हैं, या इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। हाई रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि इसमें हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर बहुत ही लार्ज होता है। तो पहला रीज़न यही है कि हाई रिजॉल्विंग पावर होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप का। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हाई रिजॉल्विंग पावर, क्यों? ड्यू टू मिरर विथ अ लार्ज डायमीटर, ड्यू टू मिरर विथ अ लार्ज डायामीटर। क्लियर है? और दूसरा क्या है कि इसमें जो इमेज बनती है वो ब्राइटर इमेज बनती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ब्राइटर इमेज बनती है, लार्ज मिरर गैदर मोर लाइट वेव्स, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर, मैंने जस्टिफिकेशन बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट beams of intensities I and 4I superpose each other, find the ratio of the maximum and minimum intensities on the resulting wave। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना है, I max and I minimum, ठीक है। तो मैंने आपको बताया I max की वैल्यू कितनी होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम की वैल्यू होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा रिज़ल्ट, मैं यहाँ पे आपको रिज़ल्ट बताता हूँ। यहाँ हैस्ट्रिक बना के इधर सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर यहाँ पे स्पेस है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि आई वन स्क्वायर प्लस सॉरी रूट है तो आई वन स्क्वायर नहीं होगा, आई वन बन जाएगा ये हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू रूट ऑफ आई वन आई टू अपॉन का आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट ऑफ आई वन आई टू। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है, क्लियर है? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई वन इक्वल टू आई ले लेंगे और आई टू इक्वल टू 4i है, क्योंकि आई वन आई टू की इंटेंसिटी अलग है, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा देख पा रहे हैं, आई वन के प्लेस पे हमने आई रखा, प्लस का 4i रखा और प्लस का टू आई वन आई टू है, तो रूट में आई वन आई टू की वैल्यू है आई प्लस 4i यानी 4i स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आई प्लस 4i माइनस टू रूट ऑफ 4i स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी 5i हो जाएगी और प्लस का 2 ज़ा 4i बन जाएगा और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5i माइनस का 4i यानी कि यहाँ पे 9i अपॉन का i, ठीक है 9i, तो ये हो गया 9 अपॉन का 1। तो रेशियो हमें क्या मिला, i मैक्स और i मिनिमम का जो रेशियो मिला है 9 अपॉन 1 यानी कि 9:1 और ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कितना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसको रफ करता हूँ मैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी दे रखी है भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की हमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो पहले तो हम थर्ड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर लें कितनी आएगी। तो थर्ड ग्राउंड स्टेट देखिए, ई एन की जो वैल्यू होती है हमारे पास फॉर्मूला होता है ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन का एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एन की वैल्यू हमें 4 पुट करना है। यहाँ पे E4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे यानी -13.6 अपॉन 16। इसको जब हमने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ गई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों U इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो 2 इंटू टोटल एनर्जी मैंने निकाल ली है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो भाई जो टोटल एनर्जी नेगेटिव में थी यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ये, तो ये आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। आई थिंक आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको बता दूं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें डोपिंग किया जाता है पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट की। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लो कंडक्टिविटी होती है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही हम इसमें डोपिंग कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसकी लो कंडक्टिविटी होती है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल
और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ये तीन चार पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, दो पॉइंट लिख देंगे या तीन पॉइंट लिख देंगे तभी आपको यहाँ पे मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट है, ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ द स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरवर्ड बेस्ड एंड रिवर्स बेस्ड बायसिंग, इसका मुझे सर्किट डायग्राम बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, ये डायोड है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। फॉरवर्ड बेस में हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है फॉरवर्ड बायसिंग होता है। अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉरवर्ड करंट यहाँ पे हमें अचानक बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एक ग्राफ खींचूँ किसके बीच में, यहाँ पे करंट, फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में जब हमने ग्राफ खींचा तो पहले तो करंट बहुत ही स्लो होती है, लेकिन यही अचानक करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है और इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ ये जो पॉइंट होता है इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं और ये जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। घुटने जैसा दिख रहा है इसीलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए, जब हम यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पी टाइप लेते हैं, एक तरफ मेरे पास पी टाइप है और एक तरफ क्या है, एन टाइप है, इस पार्ट पी एन बनाते हैं। तो मैं इसको डायग्राम बेस्ड बनाऊँ तो ये सेमी कंडक्टर है और यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन है, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। तो पी टाइप में क्या होगा अभी, इधर पी टाइप में एन टाइप में क्या है अभी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो पी टाइप पे आ जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर चले जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन बाय बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, भाई अगर पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज का एरिया क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज का एरिया इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूज़न करने लगते हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न करंट बहना स्टार्ट होती है। फिर जैसे जैसे ये चार्जेस जंक्शन पे, ये जो आपको दिख रहा है लेयर, ये क्या है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन पे आके इकट्ठा होने लगते हैं। वैसे ही क्या हो जाता है, इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और ड्रिफ्ट करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। एक पॉइंट के बाद डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू जब बराबर हो जाती है तो उस समय पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी प्रकार मैं सेक्शन सी, डी और ई के एक्सप्लेन करूँगा और आपका पूरा पेपर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।